नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सुर्ख लाल फूल की, अशोक के फूल की। पर यह सिर्फ एक फूल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति के इतिहास का कह सकते हैं एक भूला हुआ पन्ना है। और इसकी कहानी जितनी खूबसूरत है उतनी ही रहस्यमयी भी। तो आइए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंध की शुरुआत एक बहुत ही हैरान करने वाली बात से करते हैं। वो कहते हैं कि खिले हुए खूबसूरत अशोक को देखकर उनका मन उदास हो जाता है। अब जरा सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब इतनी खूबसूरती और उदासी, ये तो बड़ा अजीब विरोधाभास है। कोई इतनी सुंदर चीज देखकर दुखी कैसे हो सकता है ना? और बस यही एक शब्द क्यों, यही हमारे आज के पूरे विश्लेषण का केंद्र है। इस छोटे से सवाल के पीछे आप यकीन मानिए भारत का हजारों साल का बदलता हुआ सांस्कृतिक इतिहास छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाएगी। तो चलिए इस रहस्य की जड़ तक चलते हैं। ये जो उदासी है ना, ये कोई मामूली उदासी नहीं है। इसका जवाब किसी एक इंसान की भावनाओं में नहीं मिलेगा, बल्कि ये तो इतिहास और साहित्य के धूल भरी परतों के नीचे कहीं दबा हुआ है। अशोक के फूल की कहानी सच कहूं तो किसी नाटक जैसी है। ये भारतीय साहित्य के मंच पर एक सुपरस्टार की तरह एंट्री लेता है, सबका दिल जीतता है और फिर अचानक बिना किसी को बताए अंधेरे में गायब हो जाता है। ये आया कहां से और चला क्यों गया? असल पहेली तो यही है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस दौर में जब अशोक का फूल सिर्फ एक फूल नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा एहसास था। ये महान कवि कालिदास का जमाना था, जिसे हम अशोक का सुनहरा दौर, उसका गोल्डन एज कह सकते हैं। जरा उस जमाने की कल्पना कीजिए। तब अशोक सिर्फ एक फूल नहीं था, ये तो संस्कृति की धड़कन था। ये प्रेम के देवता कामदेव के तरकश का सबसे खास तीर था। सुंदरियों के कानों में गहनों की तरह सजता था और मदनोत्सव जैसे बड़े बड़े त्योहारों की तो शान हुआ करता था। मतलब ये प्रेम, कला और सौंदर्य का सबसे बड़ा, सबसे जीवंत प्रतीक था। और खासकर कालिदास ने, उन्होंने अपनी रचनाओं में अशोक को जो सम्मान दिया वैसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इसे सिर्फ एक फूल नहीं रहने दिया, बल्कि इसे कला और सौंदर्य के उस शिखर पर पहुंचा दिया जहां से यह हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन हर ऊंचाई के बाद एक ढलान आती है। कहानी का अगला मोड़ बहुत नाटकीय और सच कहूं तो चौंकाने वाला है। अपनी प्रसिद्धि के शिखर से अशोक को अचानक साहित्य से जैसे निकाल ही दिया गया। और यही हमारी पहेली का सबसे अहम हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये अशोक के अर्श से फर्श तक के सफर को एकदम साफ दिखाती है। कालिदास के समय का जो सितारा था, वो सल्तनत काल आते आते धीरे धीरे गुमनाम हो गया। और आज तो हालत ये है कि ज्यादातर लोग असली अशोक के पेड़ को पहचानते तक नहीं हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि भाई ऐसा सिर्फ अशोक के साथ ही क्यों हुआ? कमल का फूल है, आम के बौर हैं, चंपा, चमेली, ये सब तो आज भी हमारी कविताओं और त्योहारों का हिस्सा हैं। तो फिर अशोक को ही क्यों भुला दिया गया? यही तो है असली गुत्थी। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें इतिहास में और भी गहरा गोता लगाना होगा। मतलब कालिदास के युग से भी सदियों पहले के समय में, जहां अशोक की असली जड़ें छिपी हुई हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। अशोक का फूल और उससे जुड़ी जो परंपराएं थीं, वो असल में आर्य संस्कृति की देन हैं ही नहीं। इन्हें भारतीय संस्कृति में वो लोग लेकर आए जो आर्यों के यहां आने से बहुत पहले से रहते थे। ये उन पुरानी सभ्यताओं की विरासत है जिन्हें अक्सर इतिहास में भुला दिया जाता है। देखिए, भारत हमेशा से संस्कृतियों का एक महासागर रहा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे महामानव समुद्र कहा था। यहां आर्य, शक, हूण, नाग, ना जाने कितनी जातियां आईं और दूध में पानी की तरह घुल मिल गईं। यक्ष और गंधर्व भी ऐसी ही जातियां थीं जो कला और प्रकृति से बहुत प्रेम करती थीं। अशोक के फूल से जुड़े उत्सव और पूजा की जो परंपरा थी, वो असल में इन्हीं यक्षों और गंधर्वों की देन थी। उनके लिए ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं था, बल्कि जीवन, उत्सव और फर्टिलिटी का प्रतीक था। तो अब हमारी पहेली का एक और टुकड़ा जुड़ गया है। अशोक का रिश्ता भारत की प्राचीन प्रकृति पूजक सभ्यताओं से था। अच्छा, अब तक हमने ये देखा कि अशोक कहां से आया और कैसे गायब हुआ, पर क्यों हुआ, इसका असली जवाब अब मिलने वाला है। और ये जवाब सिर्फ इस फूल के बारे में नहीं है, बल्कि पूरी इंसानियत और संस्कृति के काम करने के तरीके के बारे में है। लेखक यहां एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिजीविषा। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सरल और गहरा है। हम इसे कह सकते हैं
जीवन की शक्ति या जीने की कभी न हारने वाली जिद। ये इंसानियत की वो ताकत है जो एक तेज नदी की तरह हमेशा बस आगे, सिर्फ आगे बढ़ती रहती है। उसे कोई रोक नहीं सकता। और जीवन की ये जो नदी है ना, ये एक फिल्टर की तरह काम करती है। जब ये आगे बढ़ती है तो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़, हर परंपरा, हर कला, हर विश्वास को परखती है। वो खुद से बस एक सवाल पूछती है, क्या आज तुम मेरे काम की हो? क्या तुम मुझे जिंदा रहने में मदद करोगी? अगर जवाब हाँ होता है तो वो उसे अपने साथ ले लेती है, और अगर नहीं तो उसे बिना किसी अफसोस के किनारे पर छोड़कर आगे बढ़ जाती है। ये वाक्य शायद सुनने में थोड़ा कठोर लगे, पर लेखक का मानना है कि संस्कृति बहुत प्रैक्टिकल होती है, भावुक नहीं। वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सहेज कर रखती है जो समाज को जिंदा रहने और आगे बढ़ने में मदद करती हैं, यानी जो उसके स्वार्थ या मतलब की हों। तो अशोक के साथ आखिर में क्या हुआ? देखिए, वो एक खास तरह के समाज का प्रतीक था, जिसे हम सामंती समाज कहते हैं। राजा महाराजाओं, दरबारों और बड़े जमींदारों का समाज। जब वो समाज ही नहीं रहा तो उसके प्रतीक की, उसकी कला की ज़रूरत भी खत्म हो गई, और जीवन की उस निर्मम धारा ने उसे बस किनारे लगाकर आगे का रास्ता पकड़ लिया। तो अब हम कहानी के आखिर में आ पहुंचे हैं। हमने इस पहेली को सुलझा लिया है। अब इस बड़ी दार्शनिक समझ को लेकर वापस चलते हैं उस एक एहसास पर जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी, यानी उदासी पर। तो लेखक को उदासी क्यों हुई? क्या फूल में कोई कमी थी? नहीं, उदासी फूल में नहीं, हमारे मन में होती है। एक मन वो है जो अतीत के बोझ तले दबा हुआ है, जो फूल को देखकर उसके खोए हुए गौरव को याद करके दुखी होता है। और दूसरा मन वो है जो आज में जीता है और उसे सिर्फ फूल की खूबसूरती दिखाई देती है और कुछ नहीं। और यही इस पूरे विश्लेषण का सबसे खूबसूरत सच है। अशोक का फूल नहीं बदला, वो आज भी उसी आनंद में, उसी मौज में खिल रहा है जैसा हजारों साल पहले खिलता था। बदला है तो सिर्फ इंसान का मन, उसे देखने का हमारा नजरिया। तो आखिरी संदेश यही है कि उदास होना व्यर्थ है, अतीत का बोझ ढोना जरूरी नहीं। अशोक का फूल आज भी खूबसूरत है, हम उसे उसकी आज की सच्चाई के लिए सराह सकते हैं। यहीं और अभी हम अपने तरीके से उसका आनंद ले सकते हैं। और अंत में एक सवाल हम सबके लिए। जिस तरह अशोक का सुनहरा दौर एक दिन खत्म हो गया, उसी तरह हमारी आज की अनमोल समझी जाने वाली संस्कृति, हमारी कला, हमारे मूल्य, इनमें से क्या क्या कल की उस निर्मम धारा में पीछे छूट जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना?